आज आपको बीते वक्त की एक ऐसी महत्वपूर्ण गाथा बताने जा रहे हैं जो हम सब के लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है। ये भारत की आज़ादी के वक्त की कहानी है। चलिए शुरू करते हैं। अगले 5-7 मिनट कहीं नहीं जाइएगा। अंग्रेजों ने भारत छोड़ने की घोषणा तो कर दी, परंतु भारत की समस्या हल नहीं हो रही थी। इवन ये तो बढ़ रही थी। बंटवारे के अलावा भारत के लिए सबसे बड़ी समस्या थी लगभग 565 रियासतें। इनमें से कई रजवाड़े तो यूरोप के देशों से भी बड़े थे। इन रजवाड़ों की स्थिति अभी तक साफ नहीं हुई थी। भारत की आज़ादी की घोषणा के साथ ही कुछ रजवाड़े अपनी आज़ादी के हसीन सपने देखने लगे थे। कांग्रेस व ब्रिटिश सरकार ने रजवाड़ों को 3 विकल्प दिए, या तो भारत में शामिल हो जाए या फिर पाकिस्तान में, और ये रजवाड़े चाहे तो एक आज़ाद स्वतंत्र देश के रूप में भी रह सकते हैं। आज़ादी के समय सत्ता की दावेदार कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये रियासतें ही थी। लगभग सारे राजा महाराजा उदारवादी व कम्युनिस्ट झुकाव वाले नेहरू को सख्त नापसंद करते थे, और ये सौभाग्य की ही बात थी कि कांग्रेस ने रियासतों के एकीकरण का जिम्मा महान संगठनकर्ता और सख्त मिजाज के माने जाने वाले लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपा। सन 1947 के बसंत में पटेल ने कई शानदार पार्टियों का आयोजन किया, जहां उन्होंने अपने इन राजे महाराजे अतिथियों से कहा कि वे हिंदुस्तान का नया संविधान बनाने में कांग्रेस की मदद करें। सबसे पहले पटेल के पक्ष में आए बीकानेर रियासत के महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह के दीवान के.एम. पणिकर थे, जो प्रसिद्ध इतिहासकार थे। इन दोनों ने समय पर ही भांप लिया कि अब राष्ट्रवादी ताकतों को रोकना बस की बात नहीं है, अब समझौता करना ही बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। इसके साथ ही बीकानेर ने अन्य दूसरी रियासतों से अपील की कि वे संविधान सभा में शामिल हो जाएं और देशभक्ति का परिचय दें। बीकानेर के आह्वान से दर्जनों रियासतों ने एकजुट होने का अद्भुत फैसला लिया। तत्पश्चात पटेल अपने सचिव मेनन, जो नाटे कद के तीक्ष्ण बुद्धि वाले एक मलयाली थे, तथा अपनी टीम के साथ मिलकर एक विल्ले पत्र तैयार करते हैं, जिसके अनुसार देशी रियासतों को प्रतिरक्षा, विदेशी मामले और संचार जैसे विषयों को भारत सरकार के अधीन कर देना था। इस दौरान वायसराय माउंटबेटन का योगदान भी सराहनीय था। चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में दिए भाषण में बेंटन कहते हैं कि अगर ये रजवाड़े 15 अगस्त से पहले विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो वायसराय उन्हें कांग्रेस से बेहतर समझौता करवा देगा, और ऐसा नहीं होता है तो आज़ादी के बाद इसके विस्फोटक नतीजे हो सकते हैं और रियासतों को संपूर्ण राष्ट्रवादी गुस्से का सामना करना पड़ सकता है। नतीजतन 15 अगस्त तक लगभग सारी देशी रियासतों ने विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। पटेल और कांग्रेस पार्टी ने बड़ी चतुराई से जन विरोध के हथियार का इस्तेमाल कर रजवाड़ों को अपनी बात मानने पर मजबूर कर दिया। पटेल गाजर और लाठी की युक्ति अपनाते थे। उन्हें बखूबी पता था कि कहाँ सिर्फ गाजर की जरूरत होगी और कहाँ लाठी भी चाहिए होगी। पटेल और मेनन शुरू में रजवाड़ों को अपने पक्ष में लाने के लिए बांटो और राज करो की नीति अपनाते हैं। राजाओं की जमीन के बदले एक प्रीवी पर्स की पेशकश भी पटेल द्वारा रखी गई। इसी प्रीवी पर्स का खात्मा बाद में इंदिरा गांधी ने किया। इस बारे में हम बाद में डिटेल में वीडियो बनाएंगे। 15 अगस्त से पहले 3 रियासतों ने सर्वाधिक समस्या पैदा की। ये 3 रियासतें थी त्रावणकोर, भोपाल और जोधपुर। ध्यान से सुनिए, 3 रियासतों ने 15 अगस्त से पहले समस्या पैदा की सर्वाधिक। उनमें थी त्रावणकोर, भोपाल और जोधपुर। त्रावणकोर पहली रियासत थी जिसने अंग्रेजों का उत्तराधिकारी बनने पर कांग्रेस पर सवाल खड़े किए। यह रियासत सुदूर दक्षिणी कोने पर थी। यहाँ के दीवान सर सीपी रामास्वामी अय्यर एक काबिल और महत्वाकांक्षी वकील थे। ये त्रावणकोर के स्वतंत्र देश की मांग पर अड़े हुए थे। सबसे दिलचस्प बात थी कि त्रावणकोर की आज़ादी के लिए मोहम्मद अली जिन्ना ने खुलकर समर्थन किया और संदेश भेजा कि पाकिस्तान त्रावणकोर के साथ संबंध बनाने को तैयार हैं। इसी उठापटक में एक दिन सर सीपी पर सेना की वर्दी पहने केरल सोशलिस्ट पार्टी के एक सदस्य द्वारा चाकुओं से हमला किया जाता है, और इसी के साथ 30 जुलाई 1947 को त्रावणकोर हथियार डाल देता है और भारत संघ में विलय हेतु हामी संदेश भेज देता है। दूसरा राज्य जो भारत संघ में विलय पर आनाकानी कर रहा था, जो बहुसंख्यक हिंदू जनता व मुस्लिम शासन वाला भोपाल था,
यहाँ का नवाब बड़ी कुटिलता के साथ वायसराय माउंटबेटन को कम्युनिस्टों का खतरा दिखाता है। उसके अनुसार बहुत जल्द हिंदुस्तान पर कम्युनिस्ट कब्जा कर लेंगे। इस पत्र के जवाब में वायसराय लिखते हैं, हाँ, इस देश पर कम्युनिस्टों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन इससे तभी बेहतरीन ढंग से निपटा जा सकता है जब कांग्रेस व रजवाड़े आपस में हाथ मिला ले, क्योंकि पटेल जैसे बड़े नेता भी कम्युनिस्टों से उसी तरह भयभीत हैं जैसे आप। और अंततः नवाब मजबूर होकर विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर कर देता है। इसके अलावा राजस्थान की जोधपुर रियासत, जो पहले भारत संघ में विलय हेतु अपनी इच्छा जाहिर कर चुकी थी, परंतु यहाँ के महाराजा के दिमाग में किसी ने बातें भर दी कि चूंकि उनका राज्य पाकिस्तान को छूता है, इसलिए पाकिस्तान से बेहतर शर्तें हासिल कर सकता है। कहा जाता है कि जिन्ना ने महाराज को एक खाली पन्ना दिया और कहा कि वे इस पन्ने पर अपनी शर्तें लिख सकते हैं। बीकानेर दीवान के.एम. पणिकर के प्रयासों से पटेल इसमें हस्तक्षेप करते हैं और आखिरकार जोधपुर के काफ़ी आनाकानी के बाद विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर हो ही जाते हैं। अभी भी 3 रियासतें बची हुई थी जिन्होंने 15 अगस्त 1947 तक विल्ले पत्र पर हस्ताक्षर नहीं किए थे। यह 3 थी जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। आइए जानते हैं संक्षिप्त में इनके बारे में भी। पश्चिम भारत में काठियावाड़ के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित जूनागढ़, जहां का नवाब एक मुसलमान और अधिकांश प्रजा हिंदू थी। यहां का नवाब मोहब्बत खान रंगीन मिजाज का था। इसने पाकिस्तान में विलय होना चाहा और सबसे बड़ी बात कि पाकिस्तान ने विलय स्वीकार भी कर लिया। पाकिस्तान जूनागढ़ का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर की सौदेबाजी में करना चाहता था। ये पटेल का गृह क्षेत्र भी था। नवाब पर पटेल के दबाव बनाए जाने के नतीजतन नवाब कराची भाग गया और जूनागढ़ का प्रशासन भारत सरकार को सुपर्द कर दिया गया। पर इसकी वैधानिकता और माउंटबेटन को संतुष्ट करने के लिए जूनागढ़ में जनमत संग्रह करवाया गया। 20 फरवरी 1948 को वे इस जनमत संग्रह में जूनागढ़ के 91% लोगों ने हिंदुस्तान में शामिल होने का फैसला कर लिया। दूसरी हैदराबाद रियासत में भी शासक मुसलमान और अधिकांश प्रजा हिंदू थी। यहाँ का निजाम मीर उस्मान अली दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से एक था। सरदार पटेल हैदराबाद के लिए कहते हैं कि एक आज़ाद हैदराबाद हिंदुस्तान के पेट में कैंसर जैसा है। कई उठाफटक और मातापच्चियों व रजाकारों के कब्जे के बाद माउंटबेटन निजाम से भारत में शामिल होने के लिए एक आग्रह पत्र लिखते हैं और 21 जून 1948 को अपने गवर्नर जनरल पद से इस्तीफा दे देते हैं। अब पटेल के लिए निर्णय लेना आसान हो जाता है तथा कार्रवाई के 2 दिन पहले मोहम्मद अली जिन्ना की भी मृत्यु हो जाती है। 13 सितंबर को भारतीय सेना की एक टुकड़ी हैदराबाद भेजी जाती है और 4 दिनों से भी कम समय में रियासत पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया गया। तत्पश्चात 17 सितंबर को निजाम रेडियो पर अपना बयान देता है, जिसे संभवतः उसके लिए के.एम. मुंशी ने लिखा था और इस तरह हैदराबाद भी भारत संघ का हिस्सा हो जाता है। ये सरदार पटेल, वीपी मेनन तथा उनके सहयोगियों के धैर्य, बुद्धिमत्ता व दूरदर्शिता का परिणाम था कि भारत इतनी रियासतों को एक साथ ला पाया। परंतु एक रियासत अभी भी सिरदर्द बनी हुई थी, जो शायद आज तक भी दोनों देशों के लिए बनी हुई है। इसका नाम हम किसी से छिपा नहीं है। कश्मीर की बात हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।